ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहाँ शर्मिला बच्चों के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलते हुए बच्चों का मूड ठीक कर रही थी। बच्चे भी अपने सनी चाचू के साथ गेम को एंजॉय कर रहे थे। रोहित ने अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए काफी सख्त इंतजाम कर रखे थे और रोहित के सबसे वफादार सिक्योरिटी गार्ड रोहित के बच्चों की हिफाजत कर रहे थे। जब बच्चे शर्मिला के साथ गेम खेल रहे थे तो रोहित के सिक्योरिटी गार्ड काफी हाई अलर्ट पर इस बात का खास ध्यान रख रहे थे कि बच्चों के आसपास कोई भी अनजान आदमी न आ जाए और कहीं से कोई बच्चों पर किसी भी तरह का हमला न कर सके। इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा था। गेम खेलते हुए आधा घंटा बीत चुका था। रिया 44 नंबर की सीढ़ी तक पहुंच चुकी थी। वहीं एलेक्जेंडर और आर्यन जुड़वा भाइयों की तरह 23 नंबर पर इकट्ठा खड़े थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि सनी अभी भी 0 पर खड़ा था। सनी पूरी तरह से भीग चुका था। सनी के साथ बार बार ये हो रहा था कि सनी जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ता था उसे कोई न कोई सांप जरूर काट लेता और सनी को पानी में डुबकी लगानी पड़ती। सनी, रिया, आर्यन और एलेक्जेंडर तो बड़े से बोर्ड पर खड़े थे, मगर उनके तरफ से पास से नीचे उनके चुने हुए एक एक सिक्योरिटी गार्ड को फेंकने का जिम्मा सौंपा गया था। सिक्योरिटी गार्ड भी खूब मजे ले लेकर गेम खेल रहे थे। सनी को जब भी सांप काटता तब सब लोग एक साथ हंस पड़ते और सनी उस स्लाइड में बैठकर शर्मिला की ओर देखकर खुशी खुशी पानी में डुबकी लगा देता। अब रिया की टर्न थी। रिया ने जिस सिक्योरिटी गार्ड को अपने पासे फेंकने के लिए चुना था, वो सिक्योरिटी गार्ड आगे आया और उसने रिया के पासे जमीन पर फेंके। सिक्योरिटी गार्ड ने अच्छी तरह से देखा कि पासे में 2 और 2 यानी कि 4 नंबर नजर आ रहे थे, मगर जैसे ही पासे जमीन पर गिरे शर्मिला ने तुरंत उन पासों को अपने हाथ में पकड़ लिया और माइक पर अनाउंस किया कि रिया के 6 नंबर आए थे। जिस सिक्योरिटी गार्ड ने रिया के पासे फेंके थे वो ये सुनकर हैरान हो गया। उसे पता था कि रिया को 4 नंबर आए थे और रिया, जो कि इस वक्त 44 नंबर पर खड़ी थी, अगर वो 48 पर जाती तो उसे सांप काट लेता और वो सीधे फिसलकर 7 नंबर पर आ जाती। मगर शर्मिला ने माइक पर यह अनाउंस किया कि रिया को 6 नंबर आए थे। इसका मतलब यह था कि रिया 44 से सीधे 50 तक पहुंच जाएगी, जहां से उसको सीधे सीधे 77 पर ले जाएगी। रिया जैसे ही अपने एक एक कदम बढ़ाकर 50 के ब्लॉक पर पहुंची, उसने देखा कि एक लंबी सीढ़ी उसे सीधे 77 नंबर पर ले जा रही थी। तो रिया अपने हाथ हवा में लहराते हुए खुशी से झूम उठी। जोर जोर से म्यूजिक बजने लगा और रिया सीधे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर नीचे खड़े सिक्योरिटी गार्ड को वेव करते हुए 77 नंबर पर जा पहुंची। आर्यन और एलेक्जेंडर रिया की किस्मत को देखकर काफी ताजुब हो गए थे। आर्यन खुद 2 बार पानी की डुबकी लगा चुका था, जबकि एलेक्जेंडर ने 4 बार पानी में डुबकी लगाई थी। सनी ने जितनी बार पानी में डुबकियां लगाई थी उसकी गिनती भी वो भूल चुके थे। मगर हैरानी की बात ये थी कि रिया को कभी किसी सांप ने नहीं काटा और रिया को एक बार भी पानी में डुबकी लगानी नहीं पड़ी। इनफैक्ट हर 2 चांस के बाद रिया को कोई न कोई ऐसी सीढ़ी मिल जाती जो उसे आर्यन और एलेक्जेंडर से काफी दूर ले जाती। आर्यन और एलेक्जेंडर दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि रिया गेम खेलने में सबसे अच्छी थी, मगर अगर मोबाइल गेमिंग की बात की जाए तो रिया का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। मगर बात यहाँ रिया की गेमिंग स्किल की नहीं थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि रिया जब खुद खेलती थी तब भी गेम जीत जाती थी और आज जब कोई और रिया के लिए पासे फेंक रहा था तब भी जीत रिया की ही हो रही थी। दोनों भाई इसे शायद कुदरत का करिश्मा समझने लगे थे कि उनकी बहन को ऊपर वाले ने इतनी बड़ी गेमर बनाया था। जहां रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं पर पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड काफी हैरान नजर आ रहे थे। जो सिक्योरिटी गार्ड रिया के लिए पासे फेंक रहा था उसने अपने बगल में खड़े सिक्योरिटी गार्ड जो एलेक्जेंडर के लिए पासे फेंक रहा था उससे कहा, अरे यार, बड़ी अजीब बात है, ये शर्मिला मैडम इतनी बड़ी होटल चलाती हैं सनी साहब के साथ, पर इनका गणित बहुत कमजोर है यार। उस साथी सिक्योरिटी गार्ड ने अपने दोस्त से पूछा, क्यों, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? उस सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब देते हुए कहा, अभी मैंने सही पासे फेंके, एक पासे पर 2 नंबर आया और दूसरे पर भी 2 नंबर आया। 2 और 2 4 हुए, मगर फिर भी शर्मिला मैडम ने 6 बता दिया। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ था
जब 5 और 2 साथ साथ होते हैं तो उन्होंने 9 बता दिया। जब 1 और 6 साथ होते हैं तब उन्होंने 5 बता दिया। उस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर उसके साथी ने कहा, अरे हाँ यार, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने जब अलेक्जेंडर बाबा के लिए पासे फेंके तो दोनों पासों की गिनती में उन्होंने कई बार गड़बड़ की। एक बार तो अलेक्जेंडर बाबा को 6 आया था और उन्होंने 5 बता दिया और अलेक्जेंडर बाबा को सांप ने काट लिया। दोनों सिक्योरिटी गार्ड शर्मिला की इस बेवकूफी पर हंसने लगे और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर कहा, भाई कुछ भी कहो, बच्चे बड़े मायूस हो गए थे। ये शर्मिला मैडम की वजह से तीनों बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि बेचारे रोहित सर अपनी पूरी फैमिली को इतनी दूर लेकर आए थे ताकि उनके साथ थोड़ा सा वक्त खुशी खुशी बिता सके, मगर उनके वेकेशन की इस तरह से शुरुआत होगी ये किसी ने सोचा नहीं था। चलो आज के दिन में कुछ तो अच्छा हुआ, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। रोहित के सारे पुराने वफादार सिक्योरिटी गार्ड्स रोहित की पूरी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। रोहित की फैमिली पर किसी भी तरह की आंच आए या दुख के बादल मंडराए तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। न सिर्फ रोहित उन्हें बहुत मान सम्मान से रखता था और अच्छी तनख्वाह देता था, मगर रोहित ने हमेशा से ही अपने पर्सनल स्टाफ को बिल्कुल अपने परिवार जैसा ही समझा था और बदले में रोहित का पर्सनल स्टाफ भी रोहित के परिवार को अपना परिवार समझकर उनकी सेवा करते थे। सिविल हॉस्पिटल के फर्श पर स्ट्रेचर पर लेटी बूढ़ी औरत की सांसें फूलने लगी थी। उस औरत की फूलती हुई सांसें देखकर नर्स ने अनिका की ओर देखकर कहा, मैडम मुझे लगता है बहुत देर हो गई है, पेशेंट का बचना नामुमकिन हो गया है। हमने सोचा था कि हम इन्हें जल्द से जल्द बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे और वहाँ जल्द से जल्द इनका इलाज हो पाएगा, मगर इस चक्कर में यहाँ पर जो इनका इलाज हो रहा था वो भी अधूरा रह गया। बूढ़ी औरत की सांसें अब कुछ ज्यादा ही फूलने लगी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, जैसा कोई एक्यूट अस्थमा का पेशेंट जब सांस लेने के लिए तड़पता है, उसी तरह की तड़प बूढ़ी औरत के शरीर में दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल बेजान थी, बस शरीर सांसें लेने के लिए पानी से निकाली गई मछली की तरह छटपटा रहा था। नर्स और आसपास खड़े लोग बस अब अच्छी तरह से जान चुके थे कि बूढ़ी औरत किसी भी वक्त अपनी सांसें छोड़ने वाली थी। कहीं न कहीं लोग मन ही मन उनके लिए प्रार्थना भी करने लगे थे कि जल्द से जल्द वो अपनी बेटी से मिलकर किसी नई दुनिया में अपना एक नया घर बसाएं, जहां उन्हें कभी किसी दुख का सामना न करना पड़े। उस बच्चे के साथ क्या हैवानियत हुई थी ये बात अब तक पूरे हॉस्पिटल में फैल चुकी थी। स्ट्रेचर पर तड़पती बूढ़ी औरत को देखकर अनिका अपने दोनों हाथों से उस औरत के गाल पकड़कर कहने लगी, माँ जी होश में आइए माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा माँ जी। अनिका को इस वक्त खुद की लाचारी पर बहुत अफसोस हो रहा था। अनिका अब तक इतना जान चुकी थी कि अनिका इस दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स में से एक थी और इस वक्त अगर अनिका की याददाश्त उसके साथ होती तो अनिका ने जरूर उस बूढ़ी औरत को बचाने के लिए कोई न कोई कदम जरूर उठाया होता, मगर इस वक्त अनिका की याददाश्त उसका साथ नहीं दे रही थी और अनिका नहीं जानती थी कि पेशेंट को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। अनिका जोर जोर से हॉस्पिटल के अंदर देखकर चिल्लाने लगी, डॉक्टर कोई है यहाँ पर? प्लीज आप यहाँ आइए, माँ जी की हालत खराब होती जा रही है, प्लीज जल्दी आइए। रोहित भी बेबस होकर उस औरत को छटपटाती हुए देख रहा था। रोहित को इस वक्त इंस्पेक्टर गेरीवाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो जानता था कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। इंस्पेक्टर गेरीवाल की मर्जी के खिलाफ अगर बुढ़ी औरत को सिविल हॉस्पिटल से ले जाया जाता तो इंस्पेक्टर गेरीवाल अपने पुलिस फोर्स और अपने पद का इस्तेमाल करके रोहित को आसानी से रोक सकता था। अब तक अनिका जान चुकी थी कि जमीन पर तड़प रही बुढ़ी औरत को बचाना उनके लिए नामुमकिन हो गया था, मगर अनिका किसी तरह यह जानना चाहती थी कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। उनकी बेटी के साथ ऐसा करने वाला कौन था? अनिका ने बुढ़ी औरत के कानों के पास जाकर कहा, माँ जी बताइए आपकी बेटी के साथ किसने बदसलूकी की थी? बताइए माँ जी, आपकी कुसुम के साथ किसने दुर्व्यवहार किया था? कुसुम का नाम सुनते ही बुढ़ी औरत ने अचानक ही अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें बेजान थी, वो देख नहीं पा रही थी, मगर कुसुम का नाम सुनते ही बुढ़ी औरत ने अपनी आंखें खोली। वो पहले से ज्यादा सांसें लेने की कोशिश करने लगी। वह किसी तरह सांसें लेने की कोशिश कर रही थी, मगर उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी।
जब अनिका ने देखा कि कुसुम का नाम बूढ़ी औरत पर असर कर रहा था, तो बार बार कुसुम का नाम लेकर अनिका बूढ़ी औरत से पूछने लगी, बताइए माँ जी, कुसुम के साथ क्या हुआ था? किसने किया था कुसुम के साथ ऐसा सलूक? अपनी बेटी कुसुम का नाम सुनकर बूढ़ी औरत अपनी बेटी को आवाज देने लगी, कुसुम बेटा। अनिका जान चुकी थी कि उस बूढ़ी औरत के पास अब वक्त बहुत कम था। बूढ़ी औरत के जाने से पहले अनिका एक बार सुनना चाहती थी कि उसकी बेटी के साथ किसने ऐसी दर्दनाक हरकत की थी। बूढ़ी औरत अचानक ही कुछ कहने की कोशिश करने लगी। जैसे ही इंस्पेक्टर गेरीवाल ने देखा कि बूढ़ी औरत किसी का नाम लेने की कोशिश कर रही थी, तब उनके चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित ने बड़ी अच्छी तरह से इंस्पेक्टर गेरीवाल के एक्सप्रेशन को नोटिस दिया था। इंस्पेक्टर गेरीवाल अपना एक कदम आगे बढ़ाकर बूढ़ी औरत को देखने लगे। वो बूढ़ी औरत अनिका के कानों में कुछ कहना चाहती थी, मगर अपने शरीर की पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो अपने मुंह से किसी का नाम नहीं ले पा रही थी। बूढ़ी औरत बार बार किसी का नाम लेने की कोशिश कर रही थी, मगर बार बार उसकी जुबान पर नाम आने के बाद उनकी हिम्मत जवाब दे जाती। धीरे धीरे उनकी आंखों की पुतलियां ऊपर होने लगी थी। तभी वहां खड़ी नर्स ये समझ गई कि बूढ़ी औरत धीरे धीरे अपनी जान छोड़ रही है। वो किसी तरह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, किसी तरह बूढ़ी औरत के प्राण निकल जाएं, उससे पहले वो अपनी बेटी के कातिल का नाम बताए, जिसके जरिए कातिल को सजा दिलाने में पुलिस की मदद हो और कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। उस लड़के की हालत देखकर हर कोई इंसान की ऐसी दर्दनाक हरकत को देखकर शर्मसार हो गया था। एक औरत होने के नाते नर्स भी ये महसूस कर सकती थी कि मरने से पहले उस लड़की ने किस तरह के दर्द का सामना किया होगा, और वो मन ही मन बस इतना चाहती थी कि उस लड़के के साथ ऐसा सलूक करने वाले इंसान को सख्त से सख्त सजा मिले। मगर तभी आसपास खड़े सभी लोगों ने देखा कि बूढ़ी औरत का शरीर पूरी तरह से स्थिर हो चुका था। एक ही झटके में उस औरत की सांसों की डोरी टूट गई। कातिल का नाम बताने से पहले ही उस औरत ने दम तोड़ दिया। अनिका की आंखों के सामने उस बूढ़ी औरत ने अपना दम तोड़ दिया था। अनिका को अपने आप पर बेहद अफसोस हो रहा था। अनिका के हाथों में होने के बावजूद वो औरत को बचा नहीं पाई। अनिका की यादाश्त खो जाने के बाद जब से अनिका होश में आई थी, तब से लेकर अब तक अनिका को इतना बड़ा सदमा कभी नहीं लगा था। वह बूढ़ी औरत मरने से पहले किसी शख्स का नाम बताने ही वाली थी। यह बात अनिका और आसपास खड़े सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे, और यह भी हो सकता था कि वह औरत जिस किसी का नाम लेना चाहती थी वह उसकी बेटी का कातिल हो। मगर इससे पहले कि वह औरत किसी का नाम भी ले पाती, उस औरत ने वही अनिका के सामने अपना दम तोड़ दिया। अनिका को इतना अफसोस तो अपनी यादाश्त खोने का भी नहीं था, जितना अफसोस आज अनिका को उस बूढ़ी औरत की जान जाने का था। इंस्पेक्टर गिरीवाल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जान में जान लौट आई थी। जब तक वो औरत सांस ले रही थी और कातिल का नाम बताने ही वाली थी, तब तक इंस्पेक्टर गिरीवाल की सांसें जमी हुई थी। मगर जैसे ही उस औरत ने अपनी आखिरी सांस छोड़ी, इंस्पेक्टर गिरीवाल की सांसें फिर से चलने लगी। उस औरत की मौत के बाद जैसे इंस्पेक्टर गिरीवाल के मुंह में जुबान लौट आई थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित की ओर देखकर कहा, देखा सर, अगर आप इस औरत को यहाँ से ले जाते और बीच रास्ते में एम्बुलेंस में ही इस औरत ने दम तोड़ दिया होता तो कानून आपके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता, और आप जैसे बड़े इंसान पर इतना संगीन इल्जाम अगर लग जाए तो किस तरह की उथल पुथल हो सकती है, ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि इस औरत को हम बचा नहीं पाए, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर इस हादसे के पीछे किसी मुजरिम का हाथ है तो बहुत जल्द कानून के हाथ उस तक पहुँच कर रहेंगे और उसे उस हिसाब से सख्त सजा मिलेगी। तभी पास खड़ी नर्स का सब्र का बांध टूट गया था। नर्स ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, हो सकता है से क्या मतलब है? हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस औरत और उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था। इस मजबूर औरत को बिस्तर से बांधकर इसी के सामने इसकी बेटी का बलात्कार किया गया है, और आप कह रहे हैं कि अगर किसी का हाथ होगा तो? उस नर्स की बात सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए उस नर्स से कहा, चुप रहो तुमसे पूछा किसी ने, और तुम अपने काम से काम रखा करो। एक मरती हुई औरत को तो बचा नहीं पाई और यहाँ जबान चला रही हो। तुम कैसे कह सकती हो कि उस लड़की का बलात्कार हुआ है? नर्स ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। इनकी बेटी को पोस्टमार्टम के लिए यहीं पर लाया गया है।
अरे शरीर पर लगे घाव को देखकर भी समझ सकता है कोई भी कि उसे मारने से पहले उसके साथ क्या किया गया था। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने इस बात पर नर्स को फटकार लगाते हुए कहा, तुम डॉक्टर हो क्या? बताओ, तुम डॉक्टर हो? इंस्पेक्टर की ऐसी बात सुनकर नर्स ने डरकर अपने कदम पीछे हटा लिए और सिर्फ नाम में अपना सर हिला दिया। नर्स का जवाब मिलते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, फिर क्यों यहाँ खड़ी खड़ी चप्पड़ चप्पड़ कर रही हो? किसी भी औरत के शरीर पर घाव के निशान होंगे तो क्या उसके साथ रेप हुआ होगा? इतनी सी बात भी तुम्हें समझ में नहीं आती? अरे पोस्टमार्टम में लड़की के शरीर की जांच होगी, डॉक्टर उसे एग्जामिन करेंगे, उसके बाद एक रिपोर्ट बनेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर हम ये तय करेंगे कि उस लड़के के साथ बलात्कार हुआ था या नहीं। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर ने आगे कहा, रिपोर्ट आने से पहले तुम लोग फैसला मत सुनाया करो। चलो पीछे हटो और अपना काम करो, बॉडी को अंदर ले जाओ और पंचनामा तैयार करो। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने कुछ हवलदारों को इशारा करते हुए बॉडीगार्ड के साथ अंदर जाने को कहा। वार्ड बॉयज की आंखों में भी आंसू थे। उनके सामने ही एक मजबूर औरत ने अपना शरीर छोड़ दिया था। जिस औरत को वे स्ट्रक्चर पर बड़ी उम्मीद से लेकर आए थे कि बड़े अस्पताल ले जाकर उनकी जान बचाई जा सकती थी, उसी औरत के मृत शरीर को अब उसी स्ट्रक्चर पर वापस ले जा रहे थे। मगर वो जानते थे कि वह मजबूर थे, न सिर्फ कानून के हाथों मगर कानून के ऊंचे ओहदे पर तैनात अधिकारियों की ताकत के आगे वो बेहद मजबूर थे। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए वार्ड बॉयज ने जमीन पर गिरा स्ट्रक्चर अपने हाथों में उठाया और बूढ़ी औरत को मुर्दा घर की ओर ले जाने लगे। वार्ड बॉयज के पीछे पीछे कुछ हवलदार भी अपने हाथों में एक डायरी लिए मुर्दा घर की ओर जाने लगे। रोहित को इंस्पेक्टर गिरीवाल की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल की वजह से एक औरत ने अपनी जान खोई थी और रोहित देश का शायद सबसे बड़ा पावरफुल बिजनेसमैन होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाया था। रोहित के चेहरे के हाव भाव देखकर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित के पास आकर कहा, सर मेरा यकीन मानिए, आपको जितना अफसोस हो रहा है उस बूढ़ी औरत के लिए, उससे कई ज्यादा अफसोस मुझे हो रहा है उस बूढ़ी औरत के लिए। बेचारे माँ बेटी अकेले रहते थे, न जाने किस तरह अपना पेट पालते थे। मुझे ऐसे लोगों के साथ बहुत सिंपैथी है। हमारे मनाली में कई हद तक बेरोजगारी है और उसी बेरोजगारी के चलते लोगों को शायद ना चाहते हुए भी ऐसे ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है जिन्हें हमारे जैसे शरीफ खानदान के लोग सोच भी नहीं सकते। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इंस्पेक्टर गिरीवाल कहना क्या चाहते थे। अनिका भी हैरानी से इंस्पेक्टर को देख रही थी। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने आसपास देखा और जब उन्हें यकीन हुआ कि कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था, तब रोहित और अनिका के पास जाकर बिल्कुल धीमी आवाज में उसने कहा, देखिए सर मैडम, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मनाली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर जो टूरिस्ट घूमने फिरने आते हैं वो मौज मस्ती और अयासी करने आते हैं और आप दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसान दो तरह से अयासी करना चाहता है। एक होती है दिमागी अयासी। दिमाग की उत्तेजना को शांत करने के लिए आजकल की युवा पीढ़ी ड्रग्स का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर जितने भी सैलानी आते हैं उनमें से ज्यादातर युवा सैलानी इन ड्रग्स की डिमांड करते हैं। इसलिए मनाली में रहने वाले कई बंदी से इस रास्ते पर चल पड़े हैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने आगे धीमी आवाज में कहा, वो यहाँ के टूरिस्ट लोगों को ड्रग्स सप्लाई करते हैं। टूरिस्ट उन्हें मोटी रकम चुकाते हैं उसके बदले और वो अपने घरों के गुजारा बसर करते हैं। अब इसे आप एक तरह से अच्छा समझिए या बुरा, ये आपके नजरिए के ऊपर है। मगर यहाँ के लोग बेरोजगारी मिटाने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। हाँ, वैसे हमने बहुत से प्रयास किए कि हम ड्रग्स के सेवन पर किसी तरह से रोक लगा सके और मेरा यकीन मानिए, मेरी नजरों में आया हुआ कोई भी ड्रग पेडलर आज तक बचा नहीं है। अरे भाई, कानून की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना ही मेरा उद्देश्य है और नियम कानून का पालन करने में कभी कभी इस तरह की अप्रिय घटनाएं तो हो जाती हैं जिसका हमें बहुत दुख होता है। मगर क्या करें, अब तो सीने पर बोझ लिए घूमने की आदत से हो गई है। जब से वर्दी पहनी है तब से दिल पर पत्थर रखना सीख गया हूँ साहब। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि इंस्पेक्टर रोहित के साथ ये सारी बातें क्यों कर रहा था। रोहित के चेहरे पर हैरानी देखकर इंस्पेक्टर ने रोहित और अनिका की ओर देखकर अपनी आवाज और भी ज्यादा धीमी करते हुए कहा, और साहब, दूसरी किस्म के अयासी की जो बात कर रहा हूँ वो होती है शरीर की अयासी। यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं
वो अपनी फैमिली से दूर अकेले में अपना प्राइवेट वक्त गुजारने आते हैं। और ऐसी घड़ी में चाहे वो जवान हो या बुढ़ा, सबके दिमाग में एक ही भूख सवार होती है, वो है शरीर की भूख। तो बस साहब, लोगों की इस वासना में यहाँ रहने वाले लोगों को अपना रोजगार दिख गया। और बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपने घर के बहू बेटियों को इस धंधे में लगाकर 4 पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर रोहित और अनिका के चेहरे का रंग बदल गया। रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? उस लड़की के शरीर पर इतने जख्म है। रोहित की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि इंस्पेक्टर ने रोहित को रुकते हुए पूछा, आपने कब देखे जख्म? रोहित ने भी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए तेजी से कहा, अरे जब इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर उस लकड़ी के मकान के अंदर घुसे, तब मैं भी उनके साथ अंदर गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा, उस लड़के के पूरे शरीर पर जख्म के निशान थे। रोहित की इस बात पर इंस्पेक्टर ने अपने एक हाथ पर अपना एक हाथ मारते हुए अपने जूनियर इंस्पेक्टर की ओर देखा और कहा, यही तो मार खा गया ना हमारा देश। मैं ना कहता था सर, ये आजकल के जूनियर ऑफिसर अपनी ड्यूटी समझते ही नहीं है। बस वर्दी पहन लिए लोगों पर रौब झाड़ दिया, हो गया इनका काम। जूनियर ऑफिसर जानता था कि उसकी क्या गलती थी। हालांकि इंसानी तौर पर वो गलत नहीं था, मगर कानून की नजरों में वो गलत साबित हो गया था। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने जूनियर ऑफिसर के पास जाकर उसकी वर्दी पर लगा बैच पढ़ते हुए कहा, शर्मा जी, आपको इतने साल हो गए नौकरी करते हुए, मगर आप अब तक अपना फर्ज निभाना नहीं सीखे। क्या आप इतना भी नहीं जानते कि किसी भी क्राइम सीन पर किसी भी सिविलियन को आप इस तरह पर्यटन करवाने नहीं ले जा सकते? आप अपने भतीजे की बारात में शामिल होने नहीं गए थे, जो अपने साथ कुछ और मेहमान को लेकर गए थे। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनकर इंस्पेक्टर शर्मा का सर शर्म से झुक गया। रोहित भी समझ चुका था कि आवेश में आकर उसने इंस्पेक्टर गिरीवाल के सामने जो बात कही थी, उससे इंस्पेक्टर शर्मा की तकलीफें बढ़ सकती थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने इंस्पेक्टर शर्मा की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, जाइए और अंदर देखिए कि हवलदार लोग पंचनामा बराबर करवा रहे हैं या नहीं। और मैं आपको ऑफिशियली सस्पेंड नहीं कर रहा हूँ। 2 दिन तक आपकी शक्ल मुझे मत दिखाना। इंस्पेक्टर गिरीवाल की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर शर्मा चौंक गए। केस अभी ताजा था, अभी विक्टिम और विक्टिम की मां की मौत हुई थी और क्राइम सीन पर प्राइम फेशियल एविडेंस इंस्पेक्टर शर्मा ने इकट्ठा किए थे। मगर बावजूद इसके इंस्पेक्टर शर्मा को इंस्पेक्टर गिरीवाल ने एक तरह से 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। जब इंस्पेक्टर गिरीवाल ने देखा कि ऑफिसर शर्मा वही सामने फटी हुई आंखों से उन्हें देख रहे थे, तब अपनी आवाज ऊंची करते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, आपने सुना नहीं शर्मा जी, मैंने क्या कहा? चलिए जाइए यहाँ से। अपने सीनियर का ऑर्डर मिलते ही इंस्पेक्टर शर्मा ने अपने पांव पटककर इंस्पेक्टर गिरीवाल को सैल्यूट किया और वहां से चले गए। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका पर क्या बीत रही थी, मगर अब रोहित इतना जान चुका था कि रोहित और अनिका अगर कुछ देर और वहां रुके तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। इंस्पेक्टर गिरीवाल अब अपनी ही मर्जी से इस केस को मोड़ने की कोशिश करेंगे। मगर इंस्पेक्टर गिरीवाल के इस रवैये से अनिका को एक बात साफ हो गई थी कि जरूर कोई था जिसे इंस्पेक्टर गिरीवाल बचाने की कोशिश कर रहे थे, और इंस्पेक्टर गिरीवाल जिसे बचाने की कोशिश कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि कुसुम का हत्यारा था। रोहित अनिका को सहारा देते हुए फिर से अपनी कार की ओर ले जाने लगा। रोहित के सिक्योरिटी गार्ड रोहित की गाड़ी लेकर वही सिविल हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे, मगर जैसे ही रोहित और अनिका अपनी कार में वापस जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगे, इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित को रोकते हुए कहा, रुक जाइए सर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। जैसे ही रोहित और अनिका ने इंस्पेक्टर गिरीवाल की आवाज सुनी, वो चौंक कर इंस्पेक्टर गिरीवाल को देखने लगे। इंस्पेक्टर गिरीवाल धीरे से चलकर अनिका और रोहित के पास आए और कहने लगे, माफ करना, आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कहीं न कहीं इंस्पेक्टर गिरीवाल की ये बात सुनकर रोहित के ईगो को भी एक बहुत बड़ी ठेस लगी थी। रोहित ये अच्छी तरह से जानता था कि रोहित और अनिका सिर्फ उस बुढ़ी औरत और उसके साथ हुए हादसे के चश्मदीद गवाह होने की वजह से सबसे पहले हादसे में घायल हुई बुढ़ी औरत की मदद करने के लिए हॉस्पिटल आए थे। मगर इस तरह से इंस्पेक्टर गिरीवाल रोहित और अनिका को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते थे।
रोहित ने इंस्पेक्टर गिरीवाल से बिना कुछ कहे अपनी जेब से फोन निकाला। इंस्पेक्टर गिरीवाल भी अच्छी तरह से समझ चुके थे कि रोहित हो न हो अपने लार्स की टीम को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी रोहित को रोकते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, अरे साहब रुक जाइए, आप भी ना छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं। अरे भाई, मैं जानता हूँ कि आप इतने बड़े आदमी हैं और आपकी लीगल टीम हमारे साथ क्या कर सकती है, ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इंस्पेक्टर गिरीवाल की ये बात सुनकर अनिका चौंक गई। अनिका बड़े ही ध्यान से इंस्पेक्टर गिरीवाल को देखने लगी। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, पर अनिका बिना कोई सवाल किए बस रोहित और इंस्पेक्टर की बात सुन रही थी। वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। याददाश्त जाने के कारण अनिका ये भूल चुकी थी कि इस दुनिया में किस तरह से इंस्पेक्टर आम आदमी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था, और यहाँ रोहित तो इतना बड़ा आदमी था। अनिका कहीं न कहीं अब समझ चुकी थी कि अगर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने बीच में आकर सवाल जवाब नहीं किया होता तो उस बुढ़ी औरत की जान बच गई होती। अनिका को इस तरह शांत देखकर इंस्पेक्टर गिरीवाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहने लगा, रोहित सर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप बस कुछ और देर तक कानून की मदद कीजिए। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आकर कुछ सवालों के जवाब देने हैं। काफी बेसिक से सवाल होंगे जिनके सीधे साधे जवाब होंगे, जो आपको हमें स्टेटमेंट के तौर पर देने हैं, क्योंकि आप हादसे के बाद सबसे पहले पुलिस के साथ वहां पहुंचे थे। इसलिए आप इस केस के एक चश्मदीद गवाह हैं और गवाह होने के नाते आपसे कुछ रूटीन क्वेश्चन किए जाएंगे। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल चलते हुए रोहित के पास गया। रोहित इस वक्त चुपचाप इंस्पेक्टर की बात सुन रहा था। रोहित को खामोश देखकर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, और अगर उस बुढ़ी औरत और उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है तो कानून मुजरिम तक पहुंच सकता है। बस आपको हमारी थोड़ी सी मदद करनी है। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनकर रोहित अनिका की ओर देखने लगा। इस वक्त अनिका की आंखों में कई सवाल नजर आ रहे थे। हालांकि रोहित और अनिका भी चाहते थे कि जल्द से जल्द मुजरिम को सजा मिले और कानून के हाथ जल्द से जल्द मुजरिम तक पहुंच सके, इसलिए रोहित और अनिका कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इंस्पेक्टर गिरीवाल को बिना कुछ कहे रोहित ने अपना फोन अपनी जेब में रख लिया। रोहित के इस रिएक्शन को देखते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई, साथ ही उनकी सांस में सांस आई। इंस्पेक्टर गिरीवाल अच्छी तरह से जानता था कि रोहित अगर गुस्से में आ गया तो फिर उसके साथ क्या हो सकता था, पर अब इंस्पेक्टर गिरीवाल को राहत मिली थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने साथी हवलदार से कहा, हवलदार साहब के साथ उनकी कार में बैठ जाओ और साहब और मैम साहब को पुलिस स्टेशन ले आओ। उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? अपने सीनियर इंस्पेक्टर की बात फॉलो करते हुए एक हवलदार रोहित और अनिका की कार के पास आकर खड़ा हो गया। रोहित ने उस हवलदार को ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठने का इशारा किया और खुद अनिका के साथ बैक सीट पर जाकर बैठ गया। जब रोहित का ड्राइवर कार पुलिस स्टेशन की ओर ले जा रहा था, तब अनिका खिड़की से बाहर देखकर मन ही मन यही सोच रही थी कि कोई इंसान इतना हैवानियत से भरा कैसे हो सकता है कि वो किसी मासूम लड़की के साथ इस तरह का सलूक कर सकता था। बूढ़ी औरत की आखिरी सांस का दृश्य अनिका की आंखों के सामने से जाने का नाम नहीं ले रहा था। अनिका खुद को कहीं न कहीं कसूरवार समझ रही थी। अनिका के बाहों में होने के बावजूद अनिका उस बूढ़ी औरत की जान बचा नहीं पाई थी। लोग कहते थे कि अनिका वो चमत्कारी डॉक्टर थी जो मुर्दा जिस्म में भी जान डाल देती थी, मगर आज अनिका को खुद पर बहुत ज्यादा घिन हो रही थी। उसे अंदर ही अंदर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद को नाकामयाब समझ रही थी। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्या हो गया था कि उससे उसका अतीत पूरी तरह से छीन चुका था। आज अगर अनिका वही पुरानी डॉक्टर अमृता होती तो वो किसी भी हालत में उस बुढ़ी औरत को मरने नहीं देती। अनिका मन ही मन यही सोच रही थी कि अगर किसी तरह उसकी याददाश्त अभी तक वापस आ गई होती तो उस बुढ़ी औरत की जान भी बच जाती और उसकी बेटी को कहीं न कहीं इंसाफ मिलने में भी मदद होती। अगर बूढ़ी औरत की जान बचाई जा सकती तो बूढ़ी औरत जरूर कानून को अपने बेटे के अपराधियों तक पहुंचने में मदद कर सकती थी। रोहित अनिका की कार जब पुलिस स्टेशन पहुंची तब ड्राइवर के बगल में बैठा हवलदार सबसे पहले कार से उतरा और रोहित और अनिका का दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर उतरने का इशारा करने लगा। हालांकि वो हवलदार भी अच्छी तरह से जानता था कि रोहित और अनिका एक बेहद बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उसके इशारे में भी
काफी नरमी नजर आ रही थी। गाड़ी से उतरने से पहले रोहित ने अनिका से कहा, तुम यही गाड़ी में ठहरो, मैं अंदर जाकर इंस्पेक्टर से बात करके आता हूँ। रोहित की बात सुनकर अनिका को थोड़ा अच्छा लगा। वैसे भी वो अंदर नहीं जाना चाहती थी। अनिका बस खामोश होकर कार में बैठी रही। अनिका जानती थी कि इस वक्त उसके पास रोहित की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कार से उतरने से पहले रोहित ने ड्राइवर से कहा, मैडम का ख्याल रखना, और अगर मैडम को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं अंदर पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ, तुम अंदर आकर मुझे बता देना। ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद रोहित कार से उतर गया। पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ते वक्त रोहित की नजर पुलिस स्टेशन के बगल में बनी एक छोटी सी कैंटीन पर गई। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस ऑफिसर बूढ़ी औरत और उसकी बेटी के घर पर तहकीकात करने पहुंचे थे, उनमें से कुछ लोग वहां चाय नाश्ता करते हुए नजर आ रहे थे। वो लोग किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। रोहित को ये सब कुछ काफी अजीब लग रहा था। उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो तहकीकात के वक्त वहां पर तो नहीं थे, मगर उन्हें देख के रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों को रोहित ने पहले भी कभी देखा था। वैसे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता लग रहे थे, मगर रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित ने उन लोगों के चेहरे को पहले कहाँ देखा था। सीढ़ियों पर आगे बढ़ रहे रोहित के कदम अचानक ही रुक गए। रोहित गहरी सोच में डूब गया। इस वक्त उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो चाह कर भी अपने दिमाग को शांत नहीं रख पा रहा था। रोहित बार बार उन लोगों को देखकर ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर रोहित ने उन लोगों को पहले कहाँ देखा था। तभी अचानक रोहित के कानों पर इंस्पेक्टर गिरीवाल की आवाज पड़ी। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित से कहा, आइए साहब, आइए अंदर आइए। इंस्पेक्टर गिरीवाल रोहित को इशारा करते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर ले गया। पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस टेबल के सामने पड़ी चेयर को साफ करते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित से कहा, आइए सर, आप यहाँ बैठिए। उसके बाद बगल में एक और चेयर रखते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल ने उस चेयर को भी साफ किया और कहा, मैडम को यहाँ बिठाइए। इतना कहने के साथ ही अचानक ही इंस्पेक्टर गिरीवाल को इस बात का अंदाजा हुआ कि अनिका रोहित के आसपास कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो अभी अनिका के बारे में कुछ पूछता, इतने में इंस्पेक्टर गिरीवाल के चेहरे के हाव भाव पढ़ते हुए रोहित ने इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए, मैं आपको सारे सवाल के जवाब दूंगा। रोहित के इस बात पर गहरी सोच में डूबने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, देखिए साहब, मैं जानता हूँ कि ये सारी चीजें आपके लिए काफी मामूली है। आप बहुत बड़े आदमी हैं। इन सब चीजों में पढ़ना ना ही आपकी प्रतिष्ठा के लिए ठीक है और ना ही आपके पास इतना वक्त होता है। ये सब मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, मगर वो क्या है ना सर, ये लीगल मैटर है और कानून में लिखे हुए नियमों को फॉलो करना मेरा फर्ज है। और आप तो अभी देख ही चुके हैं कि मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटता। प्लीज सर, आपको मैडम को भी बुलाना होगा। जो लीगल प्रोसीजर है उसे फॉलो करना ही होगा। इंस्पेक्टर गिरीवाल का जिद्दी और अड़ियल अंदाज देखकर रोहित ने अपने माथे पर उंगलियां फेरते हुए कहा, ठीक है, मैं अनिका को यहाँ बुलाता हूँ, मगर इतना याद रखिए कि अनिका की तबीयत ठीक नहीं है। आपको जो कुछ भी पूछना होगा वो आप मुझसे पूछिएगा। उससे सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित मारवा इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था। वह एक पल के लिए भूल गया था कि वह अपने ऑफिस के केबिन में बैठकर अपनी कंपनी में काम कर रहे लोगों से बातचीत नहीं कर रहा था, बल्कि वह इस देश के एक गवर्नमेंट सर्वेंट से बात कर रहा था, जिसके हाथ में न सिर्फ पावर थी बल्कि वह इस वक्त ऑफिशियल ड्यूटी पर था। रोहित का एटीट्यूड देखकर इंस्पेक्टर गिरीवाल की आंखों में चमक आ गई। रोहित की ये बात सुनते इंस्पेक्टर गिरीवाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, अरे आप बेफिक्र रहिए सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आप अगर हमारी इतनी मदद करने के लिए तैयार हैं तो क्या मैं आपकी इतनी सी रिक्वेस्ट की इज्जत नहीं कर सकता। इससे पहले कि इंस्पेक्टर गिरीवाल अपने किसी कांस्टेबल को बाहर भिजवाकर अनिका को बुलाने भेजता, रोहित ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, रुक जाइए, मैं खुद अनिका को लेकर आता हूँ। ये कहने के बाद रोहित अपनी जगह से खड़े होकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। जब रोहित पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां उतर रहा था, तब रोहित की नजर अचानक फिर से उस कैंटीन पर पड़ी। जब रोहित ये देखकर हैरान हो गया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता लगने वाले कुछ लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को एक बड़ी सी काली सूट के बैग दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस सूट बैग में
अंदर कुछ पैसे रखे थे। रोहित को ये बात काफी अजीब लग रही थी, मगर रोहित ने इस बुरी बात को इग्नोर करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए और कार के पास जाकर अनिका के साइड वाले दरवाजे को खोलकर अनिका से कहा, तुम्हें भी अंदर आना होगा। वो इंस्पेक्टर बड़ा जिद्दी है, कहता है अगर मौके पर हम दोनों मौजूद थे तो सवाल जवाब भी हम दोनों से किए जाएंगे। रोहित की ये बात सुनते ही बिना किसी रिएक्शन के अनिका कार से उतर गई, मगर जब अनिका और रोहित पुलिस स्टेशन की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे तब अचानक ही रोहित ने अनिका को रोकते हुए कहा, देखो अनिका, अंदर तुमसे सवाल जवाब किए जाएंगे, मगर तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। अंदर जो कुछ भी कहना होगा मैं कहूँगा। याद रखना, अंदर तुमसे जो कुछ भी सवाल किए जाएं, तुम्हारा एक ही जवाब होना चाहिए कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको जो कुछ भी पूछना है मेरे पति रोहित मारवा से पूछिए। अनिका रोहित की ये बात सुनकर दंग रह गई। हैरान अनिका पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के लिए रोहित के पीछे पीछे चलने लगी। वैसे तो अनिका ने पहले सोचा था कि उसे पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाना होगा और रोहित सब कुछ संभाल लेगा, पर जब रोहित ने अनिका को बताया कि इंस्पेक्टर अपनी जिद दिखा रहा है तो अनिका बिना कोई सवाल किए रोहित के साथ चलने लगी। साथ ही रोहित ने अनिका को ये भी समझा दिया था कि अनिका को पुलिस स्टेशन के अंदर क्या कहना है। शुरू में रोहित की बात सुन अनिका को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर अनिका को याद आया कि रोहित ही उसका पति था, इसलिए उसे वही कहना है जो रोहित ने उससे कहने को कहा था। जब रोहित अनिका को पुलिस स्टेशन के अंदर ले गया तो इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, अरे मैडम, आइए आइए, बैठिए बैठिए, और प्लीज आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ रूटीन सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिनके आपको जवाब देने हैं। जब रोहित और अनिका इंस्पेक्टर गिरीवाल के सामने वाली चेयर पर बैठे तब अचानक ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने बात बदलते हुए कहा, देखिए सर मैडम, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इन सब कॉम्प्लिकेशंस में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब दरअसल हुआ क्या है कि उस औरत की जान गई है। ये बात जब हमारे सीनियर्स को पता चली तो हम पर एक के बाद एक कई सारे सवालों के हमले किए जाने लगे। मैंने जिस जूनियर इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया था उसके तो ट्रांसफर ऑर्डर भी निकल गए। देखिए, एक छोटी सी बात ने क्या से क्या कर दिया। इसलिए मैं आप लोगों से कहता था कि कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर गिरीवाल खामोश होकर अपने सामने बैठे रोहित और अनिका को देखने लगा। उसे देखकर लग रहा था कि उसके मन में कुछ न कुछ चल रहा है। वहीं रोहित भी इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। तभी इंस्पेक्टर ने आगे कहा, और सर, इंक्वायरी अब इस बात को लेकर भी बैठेगी कि किसने इजाजत दी थी उस औरत को उस हॉस्पिटल से शिफ्ट करने की। अगर उस औरत को शिफ्ट करने की कोशिश नहीं की जाती तो शायद उस औरत की जान बच सकती थी, और इस केस में इकलौते चश्मदीद गवाह होने के नाते वो कानून की मदद करके मुजरिमों तक पहुंचने में कानून की मदद कर सकती थी। मगर अब ये तो केस ये भी बनेगा कि जानबूझकर शायद उस औरत को रास्ते से हटाने के लिए किसी ने साजिश की है। अब ये साजिश किसने की है, जब ये सवाल पूछा जाएगा तो कोई कारण ना होने के बावजूद आप दोनों का नाम इसमें घसीटा जाएगा। और फिर मिस्टर मारवा, आप तो बहुत बड़े इंसान हैं। आप तो जानते हैं कि ऐसी छोटी छोटी बातों की भी कितने गहरे गहरे रिएक्शन हो सकते हैं आप जैसे बड़े आदमी पर। रोहित के समझ में नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर गिरीवाल उसकी मदद करना चाहते थे या उसे धमका रहे थे। रोहित ने इस बार अपनी आवाज ऊंची करते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही रोहित ने इंस्पेक्टर गिरीवाल से ये सवाल पूछा तब एक लेडीज इंस्पेक्टर वहां आ पहुंची और उस पुलिस ऑफिसर को देखते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, अरे सर देखिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दूंगा, मगर इस बार एक और कानूनी दावपेच है जिसका मैं उल्लंघन नहीं करना चाहता। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कानून का कितना बड़ा उपासक हूँ। मुझे कानून हाथ में लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। दरअसल नियमों के मुताबिक अनिका मैडम की जांच एक लेडी इंस्पेक्टर को करनी है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है और हादसे में शिकार दोनों विक्टिम औरतें थीं। इसलिए ये कानून है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक महिला पुलिस हो। रोहित से ये बात करने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल ने लेडी इंस्पेक्टर को इशारा करते हुए कहा, आप अनिका मैडम को बगल वाले इंटेरोगेशन रूम में ले जाइए। मैं यहाँ रोहित साहब के साथ पूछताछ कर लेता हूँ, और हाँ, ध्यान रहे मैडम को कोई भी तकलीफ ना हो, इसका खास ध्यान रखना।
जैसे ही रोहित ने इंस्पेक्टर की ये बात सुनी, रोहित ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखिए इंस्पेक्टर, आपने मुझसे कहा था कि। इससे पहले कि रोहित अपनी बात आगे बढ़ा पाता, उस इंस्पेक्टर ने इशारा करके रोहित को शांत करते हुए कहा, सर मैंने आपसे कहा ना, मैडम को कोई तकलीफ नहीं होगी, जस्ट बेसिक सवाल पूछे जाएंगे और फिर आपका और मैडम का तो इस केस के साथ कोई लेना देना भी नहीं है, फिर आपको फिक्र किस बात की है। हालांकि अनिका भी इंस्पेक्टर की इस बात से बिल्कुल सहमत थी। अनिका के चेहरे पर ना तो कोई डर नजर आ रहा था और ना ही अनिका की आंखों में किसी भी तरह की घबराहट नजर आ रही थी। अनिका जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब देने के लिए वो बिल्कुल तैयार थी। अनिका ने वहाँ जो जो देखा था, अनिका के साथ जो जो हुआ था, वो सब कुछ वो पुलिस को बताने के लिए तैयार थी। अनिका किसी भी हालत में मुजरिम तक पहुंचकर उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहती थी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर की बात पर रोहित दोबारा रिएक्ट करता, अनिका ने रोहित का हाथ पकड़ते हुए रोहित से कहा, कोई बात नहीं, मैं उनके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अनिका का ये रिएक्शन देखकर रोहित ने एक लंबी सांस ली और कुछ देर अपने मन ही मन को सोचने के बाद अनिका के सामने हाँ में अपना सिर हिला दिया। लेडी इंस्पेक्टर अनिका को अपने साथ लेकर इंटेरोगेशन रूम में चली गई। हालांकि अनिका को किसी भी बात का ना तो डर लग रहा था और ना ही उसे घबराहट महसूस हो रही थी, मगर इस पूरे वातावरण को देखकर अनिका को काफी अजीब लग रहा था। इंटेरोगेशन रूम के चारों तरफ हल्का अंधेरा था, बल्ब की हल्की हल्की रोशनी में कमरे के बीचों बीच बैठने के लिए एक टेबल और एक चेयर साफ नजर आ रहे थे। उस लेडी इंस्पेक्टर ने अनिका को उस चेयर पर बैठने का इशारा किया। ये सब देखने के बाद अनिका के दिल की धड़कनें अचानक तेज होने लगी थी। यादाश्त चले जाने के बाद अनिका ने कभी इतना वक्त अकेले अनजान लोगों के बीच नहीं गुजारा था। उसके हाथ पांव भी कांप रहे थे, मगर वो फिर भी हिम्मत दिखा रही थी। हालांकि यादाश्त जाने के बाद अनिका के लिए सभी चेहरे बिल्कुल अनजान थे, मगर कहीं न कहीं उन चेहरों में एलेक्जेंडर, रिया और आर्यन के चेहरे अनजान होने के बावजूद अनिका के लिए अपने थे। आयशा मारवा ने जो अपनापन जताया था, उसे देखते हुए अनिका काफी कंफर्टेबल महसूस करने लगी थी अपने परिवार के साथ। मगर इस बार अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि जो लोग उसके सामने थे वो ना तो उसके सगे संबंधी थे और ना ही अनिका शायद उनमें से किसी को जिंदगी में पहले कभी मिली थी। लेडी इंस्पेक्टर अनिका को बैठने की जगह दिखाने के बाद कमरे से बाहर चली गई। कमरे का दरवाजा बंद होते ही कमरे का अंधेरा और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक हो गया था। बल्ब की मध्यम रोशनी में अनिका को टेबल और चेयर के अलावा कमरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। अनिका तेज सांसें लेते हुए उस चेयर पर बैठ गई। इस वक्त इंटेरोगेशन रूम में बैठी अनिका खुद ये नहीं जानती थी कि वो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंटेरोगेटर ब्लैक कैट थी। ब्लैक कैट का नामो निशान, ब्लैक कैट की खूबियां, ब्लैक कैट की काबिलियत अनिका के जहन से हमेशा के लिए मिट चुकी थी। उस रूम में अनिका को सब कुछ अजीब जरूर लग रहा था, मगर अभी भी अनिका के दिल में ना तो घबराहट थी और ना ही अनिका को किसी चीज से डर लग रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही बाहर से आने वाली रोशनी अनिका की आंखों पर पड़ी और अनिका ने अपने हाथों से अपनी आंखों पर पड़ने वाली रोशनी को रोकने की कोशिश की। तभी एक लेडी इंस्पेक्टर अपने कदमों की आहट करते हुए अनिका के पास आकर कहने लगी, अक्सर सच्चाई की रोशनी हमें आंखें बंद कर देने पर मजबूर कर देती है, मगर अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी एक किरण अंधेरे में छुपे हर झूठ का पर्दाफाश कर देती है। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद वो लेडी इंस्पेक्टर अनिका के ठीक सामने बैठ गई। 50-55 की उम्र की वो लेडी इंस्पेक्टर चेहरे से ही काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही थी। अनिका को कहा गया था कि उसके साथ रूटीन क्वेश्चन किए जाएंगे, पर अनिका नहीं जानती थी कि उसे किसी सेकेंड डिग्री इंटेरोगेशन से गुजरना होगा। हालांकि अनिका अभी भी ये सारी बातें नहीं जानती थी, इसलिए अनिका के चेहरे पर ना तो घबराहट नजर आ रही थी और ना ही उस लेडी इंस्पेक्टर की चेहरे की सख्ती देखकर अनिका को किसी भी प्रकार का डर लग रहा था। अनिका के चेहरे पर किसी भी तरह की परेशानी ना देखकर उस लेडी इंस्पेक्टर ने अनिका से कहा, अक्सर उस कुर्सी पर बैठने के बाद लोगों के घबराहट से हाथ पांव कांपने लगते हैं, मगर आपका कॉन्फिडेंस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, आपके साथ पूछताछ करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं आपके पावर के बारे में अच्छी तरह से जानती हूं और मैं यह भी अच्छी तरह से जानती हूं कि आपके पति मिस्टर रोहित मारवा की पहुंच कितनी है, वह क्या कर सकते हैं और वह कितने बड़े आदमी हैं।
इसलिए सवाल का सामना करने से पहले ही आपकी पहचान और आपकी पहुंच के बारे में हमें बताने लगते हैं। इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ही आपको बता देती हूँ कि मैं आपके परिवार के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानती हूँ। अनिका को उस लेडी इंस्पेक्टर की बात समझ नहीं आ रही थी और न ही अनिका उन बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। अनिका बस पूछे गए सवालों का सही सही जवाब देना चाहती थी और जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचना चाहती थी। उस लेडी इंस्पेक्टर ने अपने सामने एक डिक्टाफोन रखने के बाद अनिका से कहा, तो बताइए आपको कैसे पता चला कि लकड़ी बाजार में एक छोटे से घर में इस तरह का कोई हादसा हुआ है? इस सवाल को सुनने के बाद अनिका सोच में चली गई। वो मन ही मन सब कुछ याद करने लगी। इसके बाद वो एक एक करके लेडीज इंस्पेक्टर को बताने लगी जो कुछ भी वो जानती थी और उसने अपनी आंखों के सामने देखा था। अनिका ने पूरी बात बताते हुए उस लेडी इंस्पेक्टर से कहा कि किस तरह होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के प्रेसिडेंशियल स्वीट की बालकनी में कुछ तोते आकर अनिका को मदद की गुहार लगाने लगे थे और किस तरह से तोतों की मदद से अनिका और रोहित को ये पता चला है कि उस छोटे से लकड़ी के घर में किसी को मदद की जरूरत थी। अनिका की पूरी बात रिकॉर्ड करने के बाद उस लेडी इंस्पेक्टर ने अपने सर पर हाथ रख लिया और कहा, अरे मैडम, मैं जानती हूँ कि आप बहुत ऊंचे खानदान की हैं, मगर इस तरह से हमारा मजाक न उड़ाएं। अगर हम इस तरह के एविडेंस कोर्ट में पेश करेंगे तो हमारी कोर्ट में सबके सामने बेइज्जती होगी। लोग हम पर हंसेंगे, वो अलग। अरे हमारा खुद का डिपार्टमेंट हमारी बात पर भरोसा नहीं करेगा। क्या कभी जानवरों और पशु पक्षियों की मदद से कोई केस सॉल्व किया जा सकता है? उस औरत की बात पर हैरान होते हुए अनिका ने उस औरत से कहा, देखिए मैं सच कह रही हूँ, आप चाहे तो हमारे होटल के सिक्योरिटी ड्रोन कैमरे में इस बात की फुटेज देख सकती हैं। किस तरह हमारे ड्रोन कैमरा ने उन तोतों को फॉलो करते हुए इस लकड़ी के घर का पता लगाया था जहाँ किसी को मदद की जरूरत थी। अनिका की पूरी बात सुनने के बाद वो लेडी इंस्पेक्टर अचानक मुस्कुराने लगी और फिर अपनी पीठ सीधी करते हुए अनिका से कहने लगी, तब तो उन तोतों को आपको ये भी बता दिया होगा कि ये काम किसने किया है, क्यों किया है, कब किया है, किस तरह किया है। चलिए अच्छा है, हमारी मेहनत कम हो गई। ये काम कीजिएगा, वो तोते अगर आपको दूसरी बार मिलेंगे तो उनसे सब कुछ पूछ लीजिएगा। हम सारी की सारी बातें कोर्ट में पेश कर देंगे और मुजरिम को फांसी के तख्ते पर लटका देंगे। मुझे तो लगता है हमारे देश में पूरे पुलिस महकमे को छुट्टी दे देनी चाहिए। बेकार में लोगों के टैक्स से इतना पैसा हमारे डिपार्टमेंट पर बर्बाद होता है। जो काम पुलिस को करना चाहिए अगर वो तोते कर सकते हैं तो पुलिस की क्या जरूरत। अनिका उस औरत की बात सुनकर दंग रह गई। उस लेडी इंस्पेक्टर की कड़क स्वभाव और तीखी बातों ने अनिका को काफी हैरान कर दिया था। अनिका की यादाश्त खोने के बाद अनिका अब तक दुनिया के रीति रिवाजों को और अलग अलग आदमी के स्वभाव और बर्ताव को अच्छी तरह से जान नहीं पाई थी। यादाश्त खोने के बाद अनिका हमेशा ही अपने फैमिली के इर्द गिर्द रही थी। उसका कहीं बाहर जाना आना नहीं होता था। अनिका ज्यादातर अपने बच्चों के साथ अपना समय बिताती थी, इसलिए दुनियादारी और दुनिया के लोगों को अब तक अनिका अच्छी तरह से समझ नहीं पाई थी। मगर हमेशा ही रंग बदलती दुनिया को देख अनिका अब तक तो इतना समझ गई थी कि ये दुनिया बाहर से देखने में भले ही काफी खूबसूरत हो, मगर इस दुनिया में रहने वाले लोग उतने ही सीधे और सरल नहीं थे जितने वो नजर आया करते थे। वो लेडी इंस्पेक्टर अनिका को बड़ी ही ध्यान से देख रही थी। अनिका को इस वक्त अंदर ही अंदर बेहद ही अजीब लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या किया जाए या फिर अब आगे वो लेडी इंस्पेक्टर क्या सवाल पूछने वाली है। अनिका के चेहरे को गौर से कुछ देर तक देखने के बाद उस लेडी इंस्पेक्टर ने अपनी जगह पर रखी कुर्सी पर बैठते हुए किसी को आवाज लगाई। कुछ देर में दरवाजा खोलकर कुछ लेडी कांस्टेबल उस कमरे में दाखिल हुए। उस हल्की रोशनी वाले कमरे में दाखिल होने के बाद लेडी कांस्टेबल ने अपना पांव पटक कर अपने सामने बैठे अपने सीनियर इंस्पेक्टर को सैल्यूट किया। अपने पांव पर पांव चढ़ाते हुए वो सीनियर लेडी इंस्पेक्टर ने अपने जूनियर से कहा, देखो बहनों, बात यह है कि इस इंटेरोगेशन से हमें यह पता लगा है कि इस इंटेरोगेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ और लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाना होगा, मगर तुम अपने साथ कुछ जेंट्स कांस्टेबल भी लेकर जाना। क्या है ना कि हमें जिनको पकड़ के लाना है उनमें से कुछ मेल भी हो सकते हैं, कुछ फीमेल भी हो सकते हैं। बस इस बार तुम्हें किसी इंसान को पकड़ कर नहीं लाना, बल्कि कुछ तोतों को पकड़ कर लाना है, जिसमें कुछ तो तोते होंगे, कुछ मैना होगी।
आई बात समझ में? अपने सीनियर ऑफिसर की बात सुनकर दो लेडी कांस्टेबल हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगी। उनको इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अनिका भी काफी हैरानी से अपने सामने खड़ी लेडी इंस्पेक्टर को देखने लगी। इस वक्त अनिका के मन में भी कई सारे सवाल उठने लगे थे। अनिका को पहले तो लगा कि लेडी इंस्पेक्टर अपने जूनियर्स के साथ कोई मजाक कर रही है, मगर उस लेडी इंस्पेक्टर के चेहरे पर आए भाव को देखकर अनिका समझ गई कि यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। वहीं बाकी जूनियर कांस्टेबल एक दूसरे को देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और सीनियर इंस्पेक्टर के कहने का क्या मतलब था। अपने जूनियर्स को इस तरह से हैरान देखकर उस लेडी इंस्पेक्टर ने अपना एक पांव दूसरे पांव के जूते पर पटकते हुए अपने जूनियर ऑफिसर से कहा, अरे भाई सच कह रही हूँ, मैडम का कहना है कि अगर इस केस की गुत्थी को सॉल्व करना है तो हमें उन तोतों को पकड़ना होगा जिन्होंने मैडम को क्राइम सीन के बारे में बताया और ये भी बताया है कि क्राइम कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ। लेडी इंस्पेक्टर इतना कहकर चुप हो गई और बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की ओर देखने लगी। अनिका भी लेडी इंस्पेक्टर को ही देख रही थी। वहीं जूनियर कांस्टेबल हैरान होकर अपने सीनियर लेडी इंस्पेक्टर को देखती रही। तभी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उस सीनियर लेडी इंस्पेक्टर ने कहा, अरे भाई मैं सच कह रही हूँ, आप लोग इतनी हैरानी से मुझे मत देखिए। मैडम ने खुद अभी अभी मुझसे कहा है कि उन्हें कुछ तोतों ने आकर बताया कि उनकी आलीशान होटल से कई मीटर दूर एक बस्ती में किसी लड़के के साथ इस तरह का खतरनाक क्राइम हुआ है। लेडी इंस्पेक्टर ने इस बार फिर से अपनी बात दोहराई। ये देखकर जूनियर लेडी कांस्टेबल समझ गई थी कि उनके सीनियर इंस्पेक्टर की ये टेक्निक थी कि किसी भी मुजरिम के मुंह से सच उगलवाने की। सबसे पहले उसकी बताई हुई बात का मजाक उड़ाया जाए। अक्सर इंटेरोगेशन में लोग अपना जुर्म छुपाने के लिए पहले कोई ऐसा झूठ आगे करते थे जिसके जरिए वो अपना जुर्म छुपा सके, मगर अक्सर इस तरह के झूठ का पर्दाफाश करने इंट्रोगेटिंग ऑफिसर सबसे पहले जिसका इंटेरोगेशन किया जाना है उसे ह्यूमिलेटेड करके उसके ईगो को इतनी बड़ी चोट पहुंचाते थे कि वो पहले ही टूट जाए और ज्यादा वक्त जाया किए बिना ही सच बोलने की शुरुआत कर दे। मगर इस सीनियर इंटेरोगेटिंग ऑफिसर ने जो बात कही थी वह सचमुच कांस्टेबल के लिए हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने इससे पहले किसी भी इंटेरोगेशन में इस तरह की बात नहीं सुनी थी। पहले तो इंट्रोगेटिव ऑफिसर की बात सुनकर अनिका को काफी हैरानी हुई थी, मगर अब अनिका समझ गई थी कि इंट्रोगेटिव ऑफिसर को अनिका की बातों पर विश्वास नहीं था। अनिका अब ये भी समझ गई थी कि वो जितनी ज्यादा अपनी बात को उस लेडी इंस्पेक्टर के सामने रखेगी उतना ही उसका मजाक बनाया जाएगा। लेडी इंस्पेक्टर के रवैये को देखने के बाद अनिका ने शांत रहने का फैसला किया, पर अगले ही पल अनिका को वक्त का ख्याल आया। इसी के साथ उसे अपने तीनों बच्चों की चिंता हुई। अनिका ने अंदाजा लगाया और मन ही मन वक्त के बारे में सोचने लगी। उसे इस कमरे में आए हुए काफी देर हो गई थी। अब वो यहाँ से जाना चाहती थी जल्द से जल्द। तभी अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाती हुई कहा, देखिए ऑफिसर, मैं सच कह रही हूँ। सचमुच हमारे होटल के कमरे के बालकनी में वो तोते आए थे और उन्हीं के जरिए मुझे पता लगा उनके मालिक के साथ जरूर कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से अपने मालिक को बचाने के लिए वो तोते उड़कर लोगों से मदद मांग रहे थे, मगर किसी को उनकी भाषा समझ में नहीं आई, इसलिए शायद। अनिका की बात को बीच में काटते हुए उस लेडी इंस्पेक्टर ने कहा, अरे मैडम, किसी को उनकी भाषा समझ में नहीं आई मगर आप उनकी भाषा समझ गई। अरे भाई, इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, और हम यह भी जानते हैं कि आप जैसे बड़े खानदान के लोग काफी सारी भाषाएं बोलना जानती हैं, न सिर्फ इंग्लिश मगर अब तो वो कहते हैं उसे, स्पेनिश से लेकर फ्रेंच भाषा तक सब कुछ आप लोग बड़ी आसानी से बोल लेते हैं। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये हमारे मनाली के तोते कौन सी भाषा बोलते हैं और तोतों की वो कौन सी भाषा है जो हमारे यहाँ के लोग नहीं समझ पाते, मगर आप समझ जाती हैं। मुझे तो सचमुच बड़ी शर्म आती है हमारे देश के लोगों पर। अब तो क्या जमाना आ गया है, तोते भी हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। बोलिए। इतना कहने के बाद लेडी इंस्पेक्टर ने एक नजर अपने जूनियर्स की ओर देखा और फिर अनिका की ओर देखने लगी। वहीं लेडी इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर उसके साथी ऑफिसर जोर जोर से हंसने लगी। उनको ये सब कुछ अब मजाक जैसा लग रहा था और उन्हें अनिका पर तरस आ रहा था। याददाश्त खो चुकी अनिका अब सीधी साधी बातें ही समझती थी। इस तरह के टॉन्ट और इस तरह के ताने अनिका की समझ के बाहर थी।
अनिका की समझ में ये नहीं आ रहा था कि इसमें इतने हैरान होने की क्या बात है कि किसी तोते ने आकर अनिका को ये बात बताई थी कि उसके मालिक खतरे में है। मगर अपने सामने बैठे पुलिस इंस्पेक्टर और उसके साथ खड़ी साथी पुलिस कांस्टेबल को देखकर अनिका को लग रहा था जैसे उन लोगों को इस वक्त अनिका इस दुनिया की सबसे बड़ी झूठी औरत लग रही थी। अनिका अब तक ये बात भी अच्छी तरह से जान चुकी थी कि किस तरह आसमान में उड़ने वाले परिंदों को पकड़कर गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन या अदालत में बुलाना नामुमकिन था। अनिका की सच्चाई साबित करने के लिए वो तोते पुलिस स्टेशन में आकर बयान नहीं दे सकते थे। ये बात भी अनिका अच्छी तरह से जानती थी। इस पूरी बात को इग्नोर करते हुए अनिका ने सीधे साधे अपने सामने बैठी पुलिस इंस्पेक्टर से पूछा, देखिए, मुझे किसने बताया कि मैं किस तरह से उस लड़के के घर पर पहुंची? क्या ये बात ज्यादा जरूरी है या ये जानना ज्यादा जरूरी है कि उस लड़के के साथ किसने इतना घिनौना जुर्म किया है? क्या एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपको नहीं लगता कि इस वक्त आपका पूरा ध्यान उस मुजरिम को पकड़ने में होना चाहिए? हो सकता है कि वो मुजरिम कहीं बाहर से आया हो और उस लड़के के साथ इतना बुरा काम करने के बाद अब वो शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा हो। इतना कहने के बाद अनिका एक पल के लिए शांत हुई और फिर एक गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, आप लोगों को जल्दी ही कोई एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि उस लड़के के साथ इतना बुरा करने वाला कौन था। जैसे ही उस पुलिस कांस्टेबल और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने ये बात सुनी, अपना डंडा अपने सामने रखे टेबल पर पटकते हुए वो सीनियर पुलिस ऑफिसर अपनी जगह से खड़ी हुई और अनिका से कहने लगी, देखिए मैडम, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें हमारे सीनियर्स बताएंगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन रोहित मारवा की पत्नी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी ही पुलिस स्टेशन में बैठकर हम पर ही हुक्म चलाओ। और ये गरीबों के साथ हमदर्दी दिखाने का नाटक प्लीज आप बंद कर दीजिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन गरीबों का खून चूस चूस कर बड़े बने होते हैं, और ये बात तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस जगह पर आपका आलीशान इंटरनेशनल होटल खड़ा है वो जगह यहाँ के लोकल बंदिशों को अलॉट की गई थी, मगर उन्हीं गरीबों को बहला फुसलाकर उन्हें करोड़ों की जमीन के बदले कौड़ियों के दाम देकर शहर से दूर भगा दिया गया। और आज उन्हीं की जगह पर इतना बड़ा आलीशान होटल बनाकर आप लोग करोड़ों अरबों रुपये कमा रहे हैं, मगर गरीबों के लिए क्या किया है आप लोगों ने? आज यहाँ पर बैठकर आप गरीबों से हमदर्दी जताने की कोशिश कर रही हैं और हमें गरीबों का दुश्मन साबित करने की साजिश कर रही हैं। मगर इतना जान लीजिए कि जितने फिक्र हमें हमारे लोगों की है ना, तो आपको कभी उतनी फिक्र हो ही नहीं सकती है, और ना ही आपके दिल में उन लोगों के लिए उतना प्यार हो सकता है। उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था, मगर मेहरबानी करके सोशल मीडिया में अपने आप को एक महान औरत साबित करने के लिए आप मरी हुई माँ बेटे के इमोशंस का सहारा मत लीजिएगा, और मेहरबानी करके ये तोते की कहानी बाहर किसी से मत कहिएगा। मैं भी आपकी इस बकवास कहानी को ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, वरना लोग आपको पागल समझेंगे। आप लोगों के साथ इंटरोगेशन करते वक्त तो हमें बड़ा डर लगता है। अगर कोई ऐसी वैसी बात इंटरोगेशन में ऑफिशियली बयान हो गई और तो बात बाहर लीक हो गई, तो आप ही के परिवार के लोग हमारी ही नौकरी और हमारे परिवार की जान के दुश्मन बन जाएंगे। ये तोता मैना की कहानी अगर अखबार के फ्रंट पेज पर छप गई तो लोग तो यही कहेंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन रोहित मारवा की बीवी पागल है। और अगर ऐसी बात छपी तो रोहित मारवा जिसके नाम से लोग थर थर कांपते हैं, वो हमारी क्या हालत करेंगे, यह सोच सोचकर हम वर्दी वाले भी घबरा जाते हैं। पर जो इंसान हजारों लोगों को बेघर करके अपने प्रॉफिट के बारे में सोच सकता है, तो वो इंसान अपनी बीवी को पागल कहलवाने में इन्वॉल्व पुलिस ऑफिसर के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। उस लेडी इंस्पेक्टर की बातों का जवाब देने के लिए जैसे ही अनिका ने अपना मुंह खोला, उस लेडी इंस्पेक्टर ने फिर से अपना डंडा टेबल पर पटकते हुए कहा, बस कीजिए मैडम, आपसे सवाल जवाब करने का कोई फायदा नहीं है। ये मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ, और मैं ये भी अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि आप जैसी बड़े घर की औरतें क्राइम सीन पर जाकर विक्टिम के साथ सेल्फी खींचकर अपनी पब्लिसिटी बढ़ाना जानती हैं। इंस्पेक्टर ने अपने जूनियर ऑफिसर को इशारा करते हुए कहा, मैडम को कमरे से बाहर ले जाओ, मैं रिपोर्ट बनाकर अभी आती हूँ। इससे पहले अनिका उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर से कुछ कहती, उस पुलिस ऑफिसर ने
इशारा करके अनिका को बाहर जाने का इशारा किया। अनिका जानती थी कि उसके साथ अब बात करने का कोई फायदा नहीं था। अनिका 2 लेडी कांस्टेबल के साथ अपनी जगह से खड़ी होकर उस कमरे से बाहर की ओर जाने लगी। जैसे ही अनिका कमरे से बाहर निकली, अनिका ने देखा कि कुछ पुलिस कांस्टेबल अपने हाथों में एक ट्रे लिए कुछ प्लास्टिक के बैग लेकर आगे बढ़ रहे थे। अनिका ने जब उस ट्रे में नजर डाली तो अनिका के होश उड़ गए। प्लास्टिक बैग में एक शराब की बोतल और कुछ सिगार के टुकड़े रैप किए गए थे। ये वही शराब की बोतल थी जो अनिका ने रोहित के कमरे में देखी थी, और जो सिगार के टुकड़े प्लास्टिक बैग में नजर आ रहे थे वो भी उसी तरह के सिगार के टुकड़े थे जो अनिका ने बीती रात रोहित के कमरे में देखी थी।